व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। अनम्यूट कर लीजिए जिन्होंने भी म्यूट मतलब म्यूट कर लीजिए जिन्होंने भी अनम्यूट किया हुआ है प्लीज। ऑसिलेटर आप लोग पहले भी दो मतलब अगर पहले के कोई भी सर्किट याद हो तो वहाँ पे हम लोग एक सोर्स की तरह यूज करते हैं। मतलब ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जिसमें जब भी हम कोई भी इनपुट दे, मतलब इनपुट तो वैसे दिया नहीं जाता, अभी हम लोग देखेंगे कैसे, बट इसका जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज एक वेव फॉर्म होती है। और जो मोस्ट बेसिक वेव फॉर्म होती है जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। साइनोसॉइड वेवफॉर्म। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेचर में जो भी सिग्नल प्रेजेंट है, चाहे वो टेम्परेचर सिग्नल हो, एयर हो या प्रेशर हो, कोई भी सिग्नल अगर ले लें तो वो सिग्नल को अगर हम अपने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कैलकुलेशन के लिए तो उसे जो अज्यूम किया जाएगा उसका नेचर साइनोसॉइड होता है मोस्ट बेसिकली। तो किसी भी सर्किट में जब हमें सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स मतलब एक सिग्नल होगा या तो करंट सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल, उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हर जगह डीसी सिग्नल यूज में नहीं आते हैं। जहाँ पे ऐसे सिग्नल आते हैं जिनकी की कुछ फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो नेचर में एसी है, अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में वो फ्लक्चुएट करते हैं, वो आपके एसी सिग्नल होते हैं। और एसी सिग्नल की होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऐसे सिग्नल हमें क्योंकि नेचर में प्रेजेंट हैं तो हमें उनको डिजाइन करना है, तो बनाने के लिए हमें एक ऐसी कोई डिवाइस चाहिए होगी जो कि इस तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करे। तो जो मोस्ट बेसिक सिस्टम है ऐसे सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने वाला वो होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में भी अलग अलग टाइप्स के ऑसिलेटर होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेसिक ऑसिलेटर है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग फीडबैक का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो होता है आपका ये ऑसिलेटर जो कि साइनोसॉइडल सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल मतलब कि ये सर्किट को इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे कि इसके आउटपुट में हमें फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है सभी को, डायग्राम ऐसा कुछ साइनोसॉइडल का वेव फॉर्म का डायग्राम सभी को पता होगा कि किस तरीके से होता है। ऐसा सभी लोग फैमिलियर हैं इससे? यस मैम। यस मैम। साइनोसॉइड का नेचर होता है वो अपनी एक पीक वैल्यू, मतलब या तो V ले लो या I, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो अपने आप को रिपीट करता है। तो हम टाइम पीरियड की एक्सेस ना लेकर के हम फ्रीक्वेंसी की एक्सेस लेते हैं कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ही खुद को रिपीट करता है। जैसे पाई होता है 2 पाई, आप लोगों ने रेक्टिफायर पढ़े होंगे, फुल वेव हाफ वेव, वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि इसकी जो साइकिल होती है पाई 2 पाई, हम इसको ओमेगा टी में लेते हैं, मतलब फेज की इक्वेशन लेते हैं, फेज की एक्सेस लेते हैं। ये फेज और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सभी को पता होगा। फेज और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता सकते हैं कोई मुझे? फेज और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता सकते हैं एनीवन प्लीज? आवाज नहीं आ रही है क्या? फेज और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, कोई तो बताइए। मैम 2πf/t। 2πf/t, ये बताया। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। जिनको पता है तो वो बताइए बिना झिझक के कि हाँ हो सकता है सही भी हो गलत हो। आपने बताया, क्या बताई इक्वेशन? 2πf/t, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट कोई बता सकता है मुझे? हर्ट्ज और पर हर्ट्ज के सेकेंड। अलावा भी कुछ होती है? पर सेकेंड। पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी की। और फेज की यूनिट बता सकता है? और इसकी एक और यूनिट होती है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। दिस रेडियन, ये रेडियन क्या होता है? और फेज की यूनिट बता सकते हैं? फेज की रेडियन। ओनली
रेडियन। है ना? मैम तो 2 इसमें पाई एफ होगा। यस, मैम 2 पाई एफ इंटू टी होगा, अपॉन में नहीं होगा, वो दो के सकते। ओके ओके ओके। सी, अपन यूनिट से जा सकते हैं, यूनिट से वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इससे जो रिलेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने बताई कि जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, एक होती है हर्ट्ज, एक होती है पर सेकेंड, और एक होती है रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन किसकी यूनिट होती है? एंगल की। ठीक है, एंगल की। और एंगल ही आपका क्या होता है? Phase. पाई। फेज, कंप्लीट फेज, 360 डिग्री फेज, उसी को हम रेडियन बोलते हैं। तो उससे जो रिलेशन निकलता है फेज और फ्रीक्वेंसी में, वो डिफरेंशिएशन का रिलेशन है। हाँ, यस मैम, ओमेगा इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन। ओके, तो यही हमें आगे यूज करना है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जो ऑसिलेटर पढ़ने वाले हैं, ऑसिलेटर में एक तो हमारा एम्पलीफायर यूज होने वाला है, दूसरा हमारा एक और नेटवर्क यूज होने वाला है, विच इज आवर फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क हम लोग पहले भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज होगा। पर सबसे पहले मोस्ट बेसिक जो हमें देखना है कि ऑसिलेटर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है, एक है नॉन लीनियर ऑसिलेटर, नॉन लीनियर ऑसिलेटर, और दूसरा है लीनियर ऑसिलेटर। लीनियर ऑसिलेटर और नॉन लीनियर ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है? अभी जो हम लोग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को जनरेट करने के लिए ऑसिलेटर पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि उसमें हम एक एम्पलीफायर को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फीडबैक का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। तो डेफिनेटली एम्पलीफायर तो लगेगा ही फॉरवर्ड पाथ में। देन एक फीडबैक पाथ होगा, जिसमें कि फीडबैक नेटवर्क लगा होगा, जो कि आउटपुट का जो भी सिग्नल है उसे सैंपल करके कहाँ देगा? इनपुट में। ये क्लियर है सभी को? ये फर्स्ट पहला है कि ऑसिलेटर का जो पहला टाइप है वो ये है। और यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में और एम्पलीफायर में जो फीडबैक लगा होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट से बना होता है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट्स, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव का मतलब हो गया ये आरसी का नेटवर्क होगा या तो फिर एलसी का। वी विल नॉट यूज आरएल, उसको हम लोग आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। पर यहाँ पे जो फीडबैक नेटवर्क लगने वाला है वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क का मतलब है कि उसमें आरसी एलिमेंट लगा होगा या तो एलसी एलिमेंट लगा होगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इंटेंशनली किया जा रहा है, ऐसा कर ऐसा करने से हमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, हमें अब जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें फ्रीक्वेंसी का फंक्शन चाहिए। और वो आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल होना चाहिए। तो क्योंकि अब हमें आउटपुट में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क की जरूरत है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वोल्टेज की जरूरत है, तो उसके लिए अब हमें जो हमारा सिस्टम है उसमें एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जो कि फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो। तभी हमारा ओवरऑल जो आउटपुट आने वाला है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा। सो यहाँ पे अभी हम इनपुट की बात नहीं कर रहे हैं। इनपुट क्या होगा उसे हमें अभी नहीं देखना है, बट अभी हमें ये देखना है कि एम्पलीफायर तो लगेगा ही लगेगा। एंड सेकेंड इज फीडबैक नेटवर्क। और ये जो फीडबैक नेटवर्क है वो नेटवर्क है आरसी या एलसी का बना हुआ। अब बात आती है कि इसको हम नॉन लीनियर क्यों बोलते हैं? नॉन लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये एम्पलीफायर या तो आपका बीजेटी, ये जो गेन हमें ए मिलेगा वो या तो बीजेटी से मिलेगा, या एफईटी से मिलेगा, या ओपैम्प से मिलेगा। तीन तरीके से हम एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं। सो ये तीनों ही हमें पता है, क्योंकि ओपैम्प भी इंटरनली बीजेटी या एफईटी से बना हुआ होता है, बट इसको हम यूज करते हैं एक फिक्स आईसी की तरह, मतलब एक एम्पलीफायर की तरह। सो ये तीनों ही हमें पता है नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं। सो ये जो तरीका होता है जनरेटिंग अ साइनोसॉइडल या मोस्ट बेसिक वेवफॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, वो होता है आपका नॉन लीनियर तरीका। और इसीलिए इस तरह के जो ऑसिलेटर होते हैं उन्हें हम नॉन लीनियर ऑसिलेटर की कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड इज लीनियर। तो अब लीनियर देखते हैं कि लीनियर कैसे होते हैं। ये समझ आया सभी को? बताइए।
सेकेंड इज नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में क्या होगा, आपने नेटवर्क एनालिसिस में रेजोनेंस जैसी कुछ चीज पढ़ी होगी, जहाँ पे कि हम नेटवर्क यूज करते हैं आर, एल और सी का। पढ़ा है, सुना है, पढ़ा नहीं है तो सुना होगा। रेजोनेंस सिंपल सिंपल Yes, आर ma'am. सर्किट होता है जिसमें कि सी, एल और आर तीनों ही सीरीज में लगे होते हैं, और इसमें हम आर के क्रॉस आउटपुट लेते हैं और एक्ससी और एक्सएल के जो भी इनके अक्रॉस का इम्पिडेंस होता है उनको हम इक्वेट करते हैं और उसे एक फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है विच इज इक्वल टू 1/√2 पाई LC। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही हमें रेजोनेंट मतलब कि वेवफॉर्म का एक रेजोनेंट वेवफॉर्म मिलती है, मतलब ऐसी कुछ वेवफॉर्म मिलती है उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, अगर आप लोगों को याद हो। तो एक दूसरा तरीका है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करने का, वो ये है कि अगर हम एक सीरीज RLC सर्किट ले लेते हैं और उस सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन को हम अचीव करते हैं, दैट मीन्स हमारी जो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है जब, तो उस केस पे रेजोनेंट वेवफॉर्म जनरेट होती है। और उसी टाइम पे वो जो रेजोनेंस की कंडीशन जब अचीव होती है तो हमें पर्टिकुलर मतलब एलिमेंट के अक्रॉस जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट का जो शेप होता है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ा होगा। और ये जो तरीका है यहाँ पे सिर्फ हमने RLC यूज किया है और सीरीज में यूज किया है, यहाँ कोई नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स ये जो तरीका है वेवफॉर्म जनरेट करने का, दिस इज द लीनियर ऑसिलेटर। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हमें देखना है, एक तो दो तरीके हो गए, हमें पढ़ना कौन सा है अभी। इन केस ऑफ एनालॉग सर्किट्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस नॉन लीनियर ऑसिलेटर, जहाँ पे कि हम एम्पलीफायर यूज करेंगे एंड फीडबैक नेटवर्क। बट उसके अलावा भी अभी हमने सिर्फ साइनोसॉइडल शेप की बात करी है, बट अगर आप लोगों को याद हो पिछले सेमेस्टर में लास्ट यूनिट में आप लोगों ने फंक्शन जनरेटर करके कुछ पढ़ा है, पढ़ा है? Yes, ma'am. याद करिए, यस मैम। फंक्शन जनरेटर पढ़ा है। वहां पे क्या करते थे, वहां पे आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़े होंगे, और ब्लॉक डायग्राम का जो आउटपुट होता था वो आउटपुट होता था या तो ट्रायंगुलर या स्क्वायर शेप ऐसा, या सॉटूथ वेवफॉर्म, ऐसा कुछ पढ़ा है, याद है? फंक्शन जनरेटर का जो काम होता था वो ये होता था कि अलग अलग शेप की वेवफॉर्म्स को प्रोड्यूस करे। पर ये जो अलग अलग शेप की वेवफॉर्म को प्रोड्यूस किया जाता था उसके लिए उस ब्लॉक में ही एक पर्टिकुलर ब्लॉक, मतलब उसके पूरे के पूरे ब्लॉक डायग्राम में एक पर्टिकुलर ब्लॉक यूज किया जाता था विच वाज मल्टी वाइब्रेटर, अगर आप लोग को याद हो। और याद नहीं भी हो तो डोंट वरी, ये मल्टी वाइब्रेटर अभी आप लोगों के इस सेमेस्टर के लास्ट यूनिट में है जिसे हम लोग कवर करेंगे। सो मल्टी वाइब्रेटर जो है एक दूसरे टाइप का, मतलब फंक्शन जनरेटर बनाने के लिए हम यूज करते हैं मल्टी वाइब्रेटर। बट दिस मल्टी वाइब्रेटर क्या है, ये भी एक टाइप का ऑसिलेटर है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पल्सेस। और इन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब सी ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है। अब पल्सेस क्या है, पल्स का एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड अपने आप में रिपीट कर रहा है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि जैसे ही टाइम पीरियड पिक्चर में आया दैट मीन्स डेफिनेटली वो सिग्नल की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, and then we will use that particular circuit for generating other shapes of the signal। मतलब कि अगर हमें सॉ टूथ वेवफॉर्म की जरूरत है, जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो कि पर्टिकुलरली CRO में हम सॉ टूथ वेवफॉर्म यूज करते हैं, तो वहां पे अगर हमें सॉ टूथ की जरूरत है तो हम किस तरीके से उस सॉ टूथ को अचीव कर सकते हैं, मतलब उस सॉ टूथ को जनरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं मल्टी वाइब्रेटर या कोई भी दूसरा सर्किट। तो ये दूसरे टाइप के ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग शेप के सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। बट जो बेसिक है और नॉन लीनियर ऑसिलेटर जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा ऑसिलेटर है, मतलब एक ऐसा सर्किट विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी।
तो बेसिक डेफिनेशन ऑसिलेटर की आप लोगों को क्लियर है। ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करने के लिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और शेप के सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है आपका ऑसिलेटर सर्किट। अब इस ऑसिलेटर में हमें देखना है कि जो नॉन लीनियर ऑसिलेटर है, मतलब जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को जनरेट करने वाला ऑसिलेटर है, उसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एक ऐसा ऑसिलेटर बनाना है जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल सिग्नल को जनरेट करेगा, तो वो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अभी तक क्लियर है? ऑसिलेटर की बेसिक डेफिनेशन सभी को समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पीडीएफ खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये सो नेक्स्ट अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम एक ऑसिलेटर कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? No, ma'am. ठीक है, ये यार क्या हो रहा है, स्क्रीन क्यों नहीं हो रही है? ओके, आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये Yes, ma'am. ओके ओके। सो अभी आप लोग को पीडीएफ विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि किस तरीके से हमें जो पीडीएफ मुझे शो करना है उसे मुझे लेना पड़ रहा है इसलिए।
ठीक है। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, जैसे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है वो ऐसा है कि फॉरवर्ड पाथ में हमारा एम्पलीफायर होगा एंड फीडबैक पाथ में जो फीडबैक नेटवर्क होता था, जैसा कि अभी तक हमने वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट के केस में देखा कि वहां पे हमने यूज किया था सिंपल आर का नेटवर्क, मतलब आरएफ फीडबैक रजिस्टर होता था, ऐसा कुछ यूज करते थे। अब हमें यूज करना है दूसरा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क। तो उसकी जो बेसिक इक्वेशन होगी उसे देख लेते हैं कि जो फीडबैक की इक्वेशन होती है, जो गेन होता है फीडबैक के बाद, वो गेन आपको पता है, अभी तक आपने ऐसा कुछ गेन पढ़ा था, AF इज इक्वल टू A बाय 1 प्लस A बीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये गेन की Yes, इक्वेशन ma'am. पढ़ी थी। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है, मतलब फॉर पर्टिकुलरली ऑसिलेटर जहाँ पे की फ्रीक्वेंसी टर्म आ जाती है, वहां हमें लाप्लास के फॉर्म में लेना होगा। मतलब नाउ वी विल टेक आवर इक्वेशन लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ एस। एस तो पता है सभी को, एस क्या है? एस कौन सी फ्रीक्वेंसी है बताइए? लाप्लास पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. यस मैम, एस एस होती इक्वल है टू आपकी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये ओमेगा, वेरी गुड। एस होती है आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। एस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, और उस कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो जब भी हमें हमारी इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेना होता है, तो जो उसको इजीएस्ट वे है सॉल्व करने का, एक तो हम फोरियर से भी कर सकते हैं, बट फोरियर से भी ज्यादा इजी तरीका होता है कि वी विल गो विथ लाप्लास इक्वेशन। तो इसलिए हम अब जो हमारी इक्वेशन है उसे हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ लाप्लास। तो लाप्लास में भी ये तो हमारी इक्वेशन हो गई गेन की, ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है ये गेन की इक्वेशन है, बट इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है विच इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो आपको कंट्रोल सिस्टम में भी मिल जाएगी, सिग्नल एंड सिस्टम में भी मिल जाएगी, एंड इन दिस एनालॉग सर्किट ऑल्सो। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये वही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने बहुत पहले डिस्कस कर ली थी, विच इज द लूप गेन। लूप गेन इज नथिंग बट A इंटू बीटा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस और नो? लूप गेन पढ़ा हुआ है? Yes, ma'am. यस मैम, पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो लूप गेन है, ये लूप गेन A इंटू बीटा है, बट अब इसको हमने क्या कर लिया है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले लिया है, A ऑफ S इंटू बीटा ऑफ S कर लिया। तो उससे क्या होगा, अब हमें आगे एक क्राइटेरिया ऑसिलेटर के लिए फॉर्म करना है, और उस क्राइटेरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर ऑसिलेटर, मतलब बाकी और किसी सर्किट में ये क्राइटेरिया नहीं होता है, सिर्फ ऑसिलेटर के लिए ऐसा क्राइटेरिया होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमें ऑसिलेटर में क्या चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया? एफ नॉट। एफ नॉट इज दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे कि हमें ऑसिलेशंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन पता है सभी को, ऑसिलेशन वर्ड से ही ऑसिलेटर आया है। ऑसिलेशंस मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही जो हमारा सिग्नल है मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करेगा, दैट विल बी दी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे कि आपको ऑसिलेशन मिलेगी। तो अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या मैच करना है? ये हो गई हमारी बेस इक्वेशन, ये सब लोग समझ के चलिए, ये हो गई बेस इक्वेशन। अब इस बेस इक्वेशन में देखिए आप लोग कि अगर इस इक्वेशन से क्या हमें वैल्यू मिल रही है, एल ऑफ एस की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1 मिल रही है या नहीं बताइए? यस मैम, मिल अब रही है। एल ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि ए ऑफ एस इंटू बीटा ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? यस मैम। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ए ऑफ एस क्या है? ए ऑफ एस है हमारा फॉरवर्ड पाथ का गेन, एंड बीटा ऑफ एस क्या है? फीडबैक पाथ का गेन। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलनी चाहिए वो 1 मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ उस पॉइंट पे एल ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर एल ऑफ एस की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा देखिए, अब जो हमारे की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे अगर आपने इस इक्वेशन में अगर आपने इसकी वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो क्या होगा बताइए? क्या होगा अगर a ऑफ s इंटू बीटा ऑफ s की वैल्यू को 1 मैम, पुट कर गेन दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। गेन इनफाइनाइट। अब गेन इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है वो इंफिनिटी, दैट मीन्स आउटपुट हमारा
फाइनाइट हो जाएगा और इनपुट हमारा 0 हो जाएगा। इससे ये निकल करके आता है। ये इक्वेशन दिख रही है सभी को, V in इज इक्वल टू 0, हमें इससे ये मिल रहा है। इससे इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को L ऑफ j ओमेगा की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, वो फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया हमने, ओमेगा नॉट। उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा कि हमारा गेन इनफाइनाइट हो जाएगा, और गेन के इनफाइनाइट होते ही हमें आउटपुट एक फिक्स वैल्यू का, मतलब irrespective of the input, output will be finite and fixed at a particular frequency, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। मतलब अब हमारा आउटपुट हो गया किससे, इंडिपेंडेंट। दिस इज आवर मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और इन दोनों के बीच में हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल मिलने लगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट, और यही होता है ऑसिलेटर। इज इट क्लियर? यस मैम। मतलब कि अब हमारा सर्किट इनपुट से इंडिपेंडेंट हो गया है, और इनपुट से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ कि आउटपुट हमें फाइनाइट वैल्यू का मिल रहा है, इनपुट हम कुछ भी दे या ना दे। ये वैल्यू, ये पॉइंट समझ आया? और ये हमें कब मिल रहा है, वो हमें तब मिल रहा है जब हमने ए इंटू बीटा की वैल्यू को 1 पुट किया है। और ए इंटू बीटा की वैल्यू को 1 पुट करने का मतलब हुआ, अब इससे हमें दो कंडीशन आगे निकल करके आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो गेन है, एक तो गेन ए है ओपन लूप गेन, दूसरा है फीडबैक फैक्टर, मतलब जो फीडबैक नेटवर्क का गेन है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तभी इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में हमें 1 मिलेगी। दूसरा ये कि ओवरऑल जो फेज शिफ्ट है, यहाँ हमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं दिख रहा है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। दैट मीन्स इसका जो फेज शिफ्ट है, ये ब्लॉक का फेज शिफ्ट, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो फेज शिफ्ट हमें मिलने वाला है, और इस ब्लॉक का जो फेज शिफ्ट है, ये दोनों मिल करके क्या हो गए हैं, यहाँ 0 डिग्री हो गए हैं। 0 डिग्री या तो फिर 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका गेन की वैल्यू और इसके गेन की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तभी ए इंटू बीटा की वैल्यू हमें 1 मिल सकती है। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा, इसका फेज और इसका फेज दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर के या ऐड होकर के 0 डिग्री या 360 डिग्री हो गए। ये दो कंडीशन है, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे हो रहा है, और उसी फ्रीक्वेंसी पर हमें क्या मिलेगी, ऑसिलेशंस, और ऑसिलेटर तभी डिजाइन हो पाएगा। इज इट क्लियर? ये दो कंडीशन क्लियर है आप लोगों को? मैम एक बार कंडीशन ma'am. और। देखो फिर से समझिए क्या हो रहा है। वही नेटवर्क है जो अभी तक आप लोग नेटवर्क पढ़ते आ रहे हैं। मतलब एक तो फीडबैक पाथ में हमारा एम्पलीफायर लगा, सॉरी फॉरवर्ड पाथ में एम्पलीफायर लगा हुआ है, और ये एम्पलीफायर भी क्या होगा, वही ओपैम्प जो हम यूज करते आए हैं, सिंपली ओपैम्प लगा हुआ है। एंड फीडबैक पाथ में एक दूसरा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, मतलब अब सिर्फ आर का नेटवर्क नहीं लगा हुआ है, आरसी या एलसी का नेटवर्क है। तो उससे क्या होगा कि जैसे इन्वर्टर मान लीजिए आप, इन्वर्टर हमें पता है, इन्वर्टर का मतलब है कि इन्वर्टिंग ओपैम्प ले लीजिए। इन्वर्टिंग ओपैम्प क्या करेगा, एक गेन देगा और उसके साथ ही साथ फेज की शिफ्ट कितना देगा, 180 डिग्री। यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक है, इन्वर्टिंग ओपैम्प ये करेगा। सेकंड वन, अब हमें ये डिजाइन करना है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क अब हमारे हाथ में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा बनाएं कि जो गेन ये नेटवर्क दे रहा है, ये नेटवर्क उसका इनवर्स गेन दे। मतलब जो भी ए दे रहा है, बीटा क्या दे, 1/a दे, एंड साथ ही साथ फेज कितना दे, फेज दे दे। ये अगर 180 डिग्री दे रहा है तो ये भी 180 दे या -180 दे। तो क्या होगा, दोनों का 180 ऐड होकर के आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, जब हम a इंटू बीटा की बात करेंगे, मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के फेज क्या हो जाएंगे, 360 डिग्री, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे हमें ऑसिलेटर की सिग्नल जनरेट मिलेगा, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी पे हमें वेवफॉर्म जनरेटेड मिलेगी ऐसी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो
इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं बारखाउजन क्राइटेरिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑसिलेटर। जब भी ऑसिलेटर पढ़ने जाते हैं तो ऑसिलेटर डिजाइनिंग की बात आती है कि किस तरीके से ऑसिलेटर बनाया जाता है। तो ऑसिलेटर बनाने के लिए ऑसिलेशन का क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया ये है कि लूप गेन ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। एंड सेकेंड इज उनका जो ओवरऑल फेज है वो 0 डिग्री हो, या तो फिर दूसरे शब्दों में कह सकते, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर बोल लें, स्टैंडर्ड भाषा में बोले तो वो हो जाएगा 2n पाई। इज इट क्लियर? या तो 0 डिग्री हो या 2n पाई, वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 कुछ भी रखिए। तो उससे क्या मिलेगा आपको? फेज या तो 0 मिलेगा, या 360, या 360 इंटू 2, ऐसा। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अभी जो आप लोगों ने समझा है यहाँ पे, यही आपको बारखाउजन क्राइटेरिया के नाम से मिलेगा। क्या नाम है? बारखाउजन क्राइटेरिया। स्पेलिंग देख लीजिए, बारखाउजन क्राइटेरिया। क्लियर है ये? आप इसको डिराइव कैसे किया है? एक तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपली आप वही एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो फिर एक दूसरा तरीका भी है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मैम हमारा, यस, ए बीटा की वैल्यू 1 प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, उसे अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं बेटा। अभी हम लोग सिर्फ डिजाइनिंग फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। अब क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है उसे अब नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, इसके जस्ट बाद वही कवर करने वाले हैं। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। सो अभी सबसे पहले आप ये पॉइंट समझिए, यहाँ पे जो बारखाउजन क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया गया है वो ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट। मतलब हमने ये मान लिया कि हमें जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है एक्स नॉट, वो इनपुट एक्स एस से इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या कर दिया कि एक्स एस को 0 कर दिया, मतलब जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसे 0 कर दिया। अब अगर इनपुट को 0 कर दिया तो जो हमारा फीडबैक सिग्नल है, मतलब ये समझिए कि अगर ऐसा डायग्राम होता है हमारा, ये कुछ डायग्राम है, दिस इज द फीडबैक नेटवर्क, ये ए है, ये बीटा है, एंड यहाँ पे ये समिंग ब्लॉक लगा हुआ है। ये यहाँ एक्सेस नहीं जा रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट जाएगा, एंड दिस इज आर एक्सआई। तो xi क्या होता है? xi इज कॉम्बिनेशन ऑफ xs प्लस xf। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ पे जो फीडबैक लग रहा है ये कौन सा है बताइए आप लोग? यहाँ जो पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक। गलती से भी यहाँ नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर हमने नेगेटिव फीडबैक दिया तो नेगेटिव फीडबैक से एम्पलीफायर डिजाइन होगा और वहां पे आपको कभी भी इनफाइनाइट गेन नहीं मिलेगा। और फॉर ऑसिलेशंस इट इज मैंडेटरी टू हैव इनफाइनाइट गेन। क्यों? क्योंकि गेन जब इनफाइनाइट होगा तभी हमें आउटपुट फाइनाइट मिलेगा, irrespective of the input. Is this point clear? यस मैम। तो अगर अब हम यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन है, एक तो फीडबैक नेटवर्क की इक्वेशन क्या होगी? आउटपुट क्या है फीडबैक नेटवर्क का? एक्सएफ है। तो आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। इनपुट क्या है? एक्स नॉट है। तो उससे क्या निकल करके आ रहा है? अब एक्सएफ ही हमारा क्या होगा? एक्सएफ जो सिग्नल है वही आगे पास होकर के आउटपुट में पहुंच रहा है। मतलब एक्सएस 0 है तो यही एक्सएफ सिग्नल फॉरवर्ड पाथ में ट्रेवल कर रहा है। मतलब एक्सआई इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सएफ। तो जो ओपन लूप गेन की इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई? अब जो होगा एक्स नॉट, उसकी वैल्यू भी हमें पता है ए इंटू एक्सएफ ही होगी। क्यों? क्योंकि xi इज इक्वल टू xf। तो ये इसको यहाँ अगर पुट करेंगे तो xf इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट, उससे भी हमें a इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। मतलब ये एक दूसरा तरीका है मैथमेटिकली a इंटू बीटा को 1 अचीव करने का। एक तरीका जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब हमें गेन को इंफिनिटी करना है तो ऑटोमेटिकली लूप गेन की वैल्यू को 1 पुट करना होगा, तभी ऐसा होगा। लूप गेन की वैल्यू को 1 पुट करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और इसका जो फेज होना चाहिए ओवरऑल वो 0 डिग्री। और फेज की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फेज और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? और फाई इज इक्वल्स टू
omega dt. Is this point clear? ये बहुत ही important, ये दो इक्वेशन क्लियर है सभी को? ये आप लोग कम्युनिकेशन में भी पढ़ रहे होंगे, yes or no? नो मैम, अभी नहीं स्टार्ट की है पढ़ना। ठीक है, जब आप लोग एफएम पढ़ेंगे, अच्छा उसमें तो अभी आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे होंगे शायद। यस मैम, फोरियर ट्रांसफॉर्म चल रहा है। ठीक है, सो ये आगे आप लोग को कम्युनिकेशन में भी आएगा, बट फ्रीक्वेंसी और फेज का रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इसीलिए हम फेज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। जहाँ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो तो फेज तो प्रेजेंट होना ही है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल उस नेटवर्क का, मतलब ओवरऑल जो हमारा सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड, मतलब ओवरऑल गेन कितना होना चाहिए और उसका ओवरऑल फेज कितना होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहाँ से ये दो क्राइटेरिया निकल करके आता है। यस मैम। जो कि है फेज का, जहाँ पे कि फेज की वैल्यू आपको चाहिए 2n पाई एंड मैग्नीट्यूड जो चाहिए दोनों का वो 1 होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन का जब पॉइंट आता है, तो अगर हमें एक सर्किट को इनिशिएट करना है, मतलब जब भी बात आती है कि ऑसिलेशन अगर हमें चाहिए, तो ऐसा कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ सर्किट आप पहले भी पढ़ेंगे, मतलब हो सकता है पढ़ा हो, या तो नहीं पढ़ा होगा तो आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ऐसा कोई सर्किट देखिएगा, आप बताइएगा मुझे। ये एक तो ऐसा सर्किट, ऐसा कुछ ऐसा पढ़ा है कहीं? ऐसा कहीं ग्राफ देखा है, ऐसा कुछ जो मैंने अभी ड्रॉ किया है? मैम डैम्पिंग में देखा था। यस मैम, डैम्पिंग है। यस यस यस, वेरी गुड। डैम्पिंग है, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ये 3 चीजें होती हैं। तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन जो आपको जिस फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, वो जो सस्टेन्ड ऑसिलेशन वाला पॉइंट, मतलब अगर आपको ये ऑसिलेशंस को अचीव करना है, तो जो हमारी कंडीशन आई, वो कंडीशन एक्चुअली क्या आई, ए बीटा इज इक्वल टू 1। बट इसको स्टार्ट करने के लिए इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दोनों को पहले 1 ही रखा जाए। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, ए बीटा को हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 1 रखते हैं। इनिशियली 1 रखते हैं ताकि बाद में वो नॉर्मली वो अपनी उस कंडीशन पे पहुंच जाए। इसलिए तो जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्या हम रखते हैं, प्रैक्टिकली रखी जाती है कि ए बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1। तो प्रैक्टिकली ये कंसीडर करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? क्योंकि जो हमारा सर्किट है, हमें पता है नॉन लीनियर डिवाइसेस से बना हुआ है। नॉन लीनियर डिवाइसेस मतलब जैसे बीजेटी हो गया, एफईटी हो गया, इनसे बना हुआ है। तो अगर इनसे बना हुआ है तो इनकी कुछ ना कुछ नॉन लीनियरिटीज प्रेजेंट होगी। उन नॉन लीनियरिटीज की वजह से हो सकता है हमें सस्टेन ऑसिलेशन ना मिले अगर हमने सिर्फ एग्जैक्ट कंडीशन पुट करने की कोशिश करी। तो इसलिए ये मान के चलते हैं कि इनिशियली हमें ए बीटा को ग्रेटर देन 1 रखना है, और अगर ग्रेटर देन 1 रखा गया तभी हमें सस्टेन ऑसिलेशन मिल पाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। ये आपका बेसिक ऑसिलेशन का, ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आपको बुक में भी मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो बुक से भी पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर हमें देखना है। टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर के पहले यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, हर टाइम ध्यान में रहना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कि भूल गया। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि एम्पलीफायर का गेन फाइनाइट होता है, ऑसिलेटर का गेन इनफाइनाइट। एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक। देन एम्पलीफायर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है उसकी स्टेबिलिटी, जहाँ पे कि हमें स्टेबिलिटी को इंश्योर करना ही करना होता है। एंड ऑसिलेटर में स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जहाँ ही नेगेटिव फीडबैक हमने यूज किया, डेफिनेटली हमारा सिस्टम स्टेबल होने वाला है। बट अगर पॉजिटिव फीडबैक किया, ये आप लोग को कंट्रोल सिस्टम में और भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा बेटा कि कैसे स्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल होता है। तो ऑसिलेटर के केस में पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बट इट डज नॉट मीन कि हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सी, अगर आप लोग आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका आउटपुट तो फिक्स होता है, बल्कि इसका भी फिक्स है, लेकिन चेंज होने के चांसेस होते हैं। बट स्टेबिलिटी का मतलब है कि अलग अलग
एनवायरनमेंट में अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी हमारा सिस्टम जैसा आउटपुट देना चाहिए वैसा ही देना चाहिए। बट ऑसिलेटर हो सकता है कि जहां अगर आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ना दे करके उससे थोड़ी सी चेंज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिले, और अगर आपको उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की रिक्वायरमेंट है और वी आर नॉट यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी, सो उससे हमारे सिग्नल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑसिलेटर के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा नॉन लीनियर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि अब कैपेसिटर पिक्चर में आ गया है, कैपेसिटर आ गया मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट भी आ गए, तो इस वजह से स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ये कारण भी रहता है। यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज कंपलसरी, बट हियर एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड। जो नॉइस है हमारे सिग्नल में, जो नॉइस प्रेजेंट होती है वो ही इनपुट की तरह वर्क कर सकती है इन केस ऑफ ऑसिलेटर। क्यों? क्योंकि सर्किट हमारा इनपुट से इंडिपेंडेंट हो जाता है, आउटपुट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। आउटपुट फिक्स हो गया कि या तो ये V सेट होगा या माइनस V सेट होगा, प्लस V सेट मिलेगा या माइनस V सेट, उसके बीच में हमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं चाहिए। दैट मीन्स अब हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. मैम नॉइस क्यों देते हैं? नॉइस लेते नहीं है बेटा, सी इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। जैसे कि इन केस ऑफ ओपैम हमने क्या मान लिया था, जब भी हमारा ओपन लूप गेन बहुत ज्यादा है तो V1 इज इक्वल टू V2 होता है, बट स्टिल हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, और ये माइन्यूट डिफरेंस कहाँ से आ गया? बिकॉज देयर इज सम मिसमैचिंग, देयर इज सम नॉन-लीनियरिटीज एंड देयर इज सम नॉइज प्रेजेंट इन द सर्किट इटसेल्फ। इस वजह से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट में मिलता है, और उसी वजह से क्या पिक्चर में आता है? ऑफसेट वोल्टेज। इसलिए हमने ऑफसेट वोल्टेज पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम इनपुट नहीं भी देंगे तब भी कुछ ना कुछ नॉइस जरूर प्रेजेंट होगी हमारे सर्किट में, विच विल वर्क एज एन इनपुट, और हमें इनपुट एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं है। इनपुट एक्सटर्नली नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। सर्किट अभी भी एक पर्टिकुलर पावर सप्लाई के बीच में काम कर रहा है, प्लस VCC एंड माइनस VE के बीच में काम कर रहा है, और इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। अब टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर में सबसे पहले आते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी टर्म। अब हम पहली बार एक फ्रीक्वेंसी टर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जो हमारे सर्किट बनेंगे वो बनेंगे बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोग को याद हो, पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का डिवीजन बताया गया था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से रेंज की फ्रीक्वेंसी कौन से किस एप्लीकेशन के लिए आती है। तो अगर आज आप लोगों को वो चीज याद नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से बुक उठाइए या गूगल करिए या जो भी करिए, पूरा फ्रीक्वेंसी का डिवीजन आपको पता होना चाहिए कि 0 हर्ट्ज से लेकर के अप टू 300 अप टू गीगा हर्ट्ज एंड उससे आगे भी फ्रीक्वेंसी किस किस रेंज में डिवाइडेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो मोस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में ही आप लोगों को पूरा AM एंड FM पढ़ना है, जो आप लोगों को कम्युनिकेशन में आगे आने वाला है। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो आप लोग पढ़ेंगे वो इसी रेंज में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी रेडियो स्टेशन होते हैं एंड ये सब कुछ, पहले वाले जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले होते थे वहां पे हम अप टू 20 किलो हर्ट्ज रेंज में होते थे, लेकिन अब जो है अब वो रेंज बढ़ गई है, क्योंकि अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में पहुंच गया है। 20 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक पहुंच गया है, इसलिए। लेकिन जो सिंपली ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद आता है RF ऑसिलेटर। RF ऑसिलेटर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जहाँ पे की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। और बीच में एक और ऑसिलेटर पढ़ेंगे विच इज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ये सारे ऑसिलेटर बहुत जरूरी हैं और एक ना एक ऑसिलेटर पूछा ही जाता है। सारे ऑसिलेटर्स को ध्यान से पढ़ना है, सबके अपने डेरिवेशन है जिसे हमें देखना है, समझना है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, या तो ओपैम्प का यूज करके या FET का यूज करके या BJT का यूज करके, बट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ओपैम्प का यूज करके। मतलब हम लोग जो एम्पलीफाइंग ब्लॉक लेंगे वो होगा हमारा ओपैम्प, और जो हमारा फीडबैक नेटवर्क होगा वो होगा RC नेटवर्क।
और उससे मिलकर के जो सर्किट बनेगा, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन ऊपर देखा है, फीडबैक नेटवर्क बनाना है एक, उससे मिलकर के जो नेटवर्क बनेगा वो होगा आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। मैम फीडबैक में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का सर्किट होगा। यस, अभी देखते हैं इसे, नेक्स्ट वही करना है।